हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ फॉर स्टडीज़। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ग्रेविटेशन चैप्टर का पार्ट सेकंड। एज योर ऑन कमेंट्स, मैं आपके कमेंट्स पे ग्रेविटेशन का पार्ट सेकंड लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको पार्ट वन शेयर करा था, और अगर आपको पार्ट वन चाहिए तो मैं इस वाले चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में पार्ट वन को का लिंक दे दूँगा आपको। आप उसमें जाकर विज़िट करिए और पार्ट वन देखिए। अगर आप पार्ट वन देखेंगे तभी आपको थोड़ा थोड़ा ये पार्ट टू समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमने कहाँ पर तक स्किप करा था अपना टॉपिक। इसके आगे से ही ये रहा, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। तो आज हमको इसके आगे से कंटिन्यू करना है, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। चलिए देखते हैं, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ये हमारा टॉपिक है। और इस टॉपिक को देखते हैं, इसमें इस टॉपिक में क्या है एक्चुअली में। Let us do an activity to understand whether all objects, hollow or solid, big or small, will fall from a height at the same rate. मतलब हमें एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी ये समझने के लिए कि सभी ऑब्जेक्ट जो कि हॉलो हैं, मतलब हॉलो का मतलब ये गहरे, मतलब जैसे होते हैं ना, कौन होता है तो उसकी जो बैकवर्ड साइड होती है वो हॉलो होती है, गहरी होती है, थोड़ी डेंस होती है। Hollow, solid, big or small will fall from a height at the same rate. Okay. So क्या वो सभी चीज़ें एक ही रेट पे गिरती हैं नीचे एक हाइट से? चलिए, एक्टिविटी 10.3 हम पढ़ लेते हैं एक बार। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड अ स्टोन। एक पेपर की शीट लो और एक स्टोन लो। ड्रॉप देन साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। उन्हें एक साथ बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिराओ। मतलब एक स्टोन लिया और एक शीट ऑफ पेपर लिया, उसे उन दोनों को एक साथ ही फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिराओ। ऑब्जर्व वेदर बोथ ऑफ देम रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। मतलब देखो कि दोनों सेम, मतलब एक ही टाइम पे नीचे गिरेंगे। वी सी दैट पेपर रीचेज द ग्राउंड लिटिल लेटर देन अ स्टोन। मतलब हम देखेंगे कि जो पेपर है वो थोड़ा बाद गिरेगा स्टोन से। क्यों? दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। ये एयर रेजिस्टेंस की वजह से होता है। द एयर ऑफर्स रेजिस्टेंस ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट। मतलब जो एयर होती है वो अपना जो फोर्स है वो उस ऑब्जेक्ट के मैं इससे एक्टिविटी से थोड़ा बाहर जाके आपको बताता हूँ कि क्या होता है। जब जिस चीज़ का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है ना, उस ऑब्जेक्ट पर एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगती है। अगर आप यही कर लो कि उस पेपर को एक स्टोन में मतलब आप एक उसको रोल कर लो और फिर फेंको, तो वो ज़्यादा जल्दी नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम हो गया। क्योंकि स्टोन का सरफेस एरिया बहुत छोटा होता है, स्टोन तो बहुत छोटा होता है ना, उसका सरफेस एरिया कम हो गया। और अगर आप पूरे पेपर को फेंकोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया है उसके मुकाबले, तो उस पर एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो इसलिए वो थोड़ी देर में नीचे आता है। ओके, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एयर टू द पेपर इज मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय टू द स्टोन। जो रेजिस्टेंस एयर पेपर पे लग रही है वो उस स्टोन के रेजिस्टेंस से ज़्यादा है, क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया है पेपर का वो स्टोन के सरफेस एरिया से ज़्यादा है। ठीक है। इफ़ वी डू द एक्सपेरिमेंट इन अ ग्लास जार फ्रॉम विच एयर हैज़ बीन सक्ड आउट। अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे ग्लास जार में जिसमें कि हम सारी एयर निकाल देंगे बाहर, द पेपर एंड द स्टोन वुड फॉल एट द सेम रेट। जो पेपर है और जो स्टोन है वो एक ही टाइम पर नीचे आएंगे एक साथ, क्योंकि वहाँ पे एयर नहीं है। और जो हमारी वैल्यू ऑफ जी है वो तो मास पे डिपेंड करती ही नहीं, तो मास कितना भी हो तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से जिनका सरफेस एरिया होता है वो बाद में आते हैं। बट अब तो यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो दोनों सेम रेट पे नीचे आएंगे। ठीक है। वी नो दैट एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल। हमें पता है कि एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करता है फ्री फॉल के। जब फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है
तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। फ्रॉम इक्वेशन 10.9 दिस एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। अब जो इक्वेशन 10.9 है, वेयर इज इक्वेशन 10.9, देयर इज this is the equation 10.9. So according to this equation the value of g is depend on the mass. ठीक है, this means that all objects hollow or solid, big or small should fall at the same rate. independent होता है, जो हमारी g की वैल्यू होती है वो मास पे डिपेंड नहीं होती। देखो दिखाया हुआ है ना 10.9 में, g is equals to gravitational constant mass of earth upon distance between them। मतलब ये m जो है ये मास ऑफ अर्थ है, ना कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये उसमें बोला हुआ है कि इसका मीन्स ये है कि सारे ऑब्जेक्ट जो कि हॉलो हैं, सॉलिड हैं, बिग है, स्मॉल है, वो सभी एक ही रेट पर नीचे आएंगे। अकॉर्डिंग टू अ स्टोरी, गैलीलियो dropped different objects from a top of the Leaning Tower of Pisa in Italy to prove the same। मतलब अकॉर्डिंग टू द स्टोरी हमें ये बताती है कि जो गैलीलियो थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा से नीचे गिराया, है ना, ये चीज़ प्रूफ करने के लिए, जो कि इटली में है। As g is constant near the earth, all the equations for the uniformly accelerated motion of objects become valid with acceleration a replaced by g। मतलब g जो है वो कांस्टेंट होता है अर्थ के पास, और जितनी भी इक्वेशंस हैं वो जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वाली इक्वेशंस हैं वो वैलिड हैं, मतलब बिल्कुल सही हैं कि ए जो है वो जी में रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, द इक्वेशंस आर, पहले हमारी इक्वेशंस थी ये जो अब लिखी हुई हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस 10.10, है ना, where u and v are the initial and final velocities and s is the distance covered in time t। यहाँ पे सिर्फ पांच जो वेरिएबल्स हैं वो यूज़ हुए हैं, पाँच नहीं, चार, यहाँ पाँचवा, हाँ पाँच ही हैं, v u s a t। एस तो सबको, ए तो सबको पता है एक्सेलरेशन होता है, और उसमें बताया हुआ है कि यू और वी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ हैं, और जो एस है वो डिस्टेंस है, और जो टी है वो टाइम है। इन अप्लाइंग दीज इक्वेशंस वी विल टेक एक्सेलरेशन ए टू बी पॉजिटिव व्हेन इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, दैट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब जब हम इन इक्वेशंस को अप्लाई करते हैं तो जो हम एक्सेलरेशन लेते हैं ए, वो हम पॉजिटिव लेते हैं। कब? जब जो बॉडी की वेलोसिटी है वो जहाँ से फोर्स लग रही है उस डायरेक्शन में हो, मतलब उसकी डायरेक्शन वहाँ हो जहाँ से फोर्स लग रही है, तो हम एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेंगे। द एक्सेलरेशन ए विल बी टेकन एज नेगेटिव व्हेन इट अपोज द मोशन। मतलब अगर मान लीजिए कि नीचे से फोर्स लग रही है और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो हम उसकी एक्सेलरेशन को लेंगे माइनस में, नेगेटिव में, और ऑब्जेक्ट नीचे ही जा रहा है, वो तो मोशन की डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम उसको पॉजिटिव में लेंगे। ठीक है, ये सब आई थिंक न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जाम्पल्स। सो नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी क्वेश्चंस बेस्ड टॉपिक ऑल्सो। 10.3 मास। अब ये मास होता क्या है, मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूं कि मास एक्चुअल में होता क्या है। मास एक वो चीज़ होती है जो हमारे किसी भी बॉडी के अंदर मटेरियल फील्ड होता है ना, जैसे किसी के अंदर किसी, जैसे हमारे अंदर हमारी बोन्स, हमारे मसल्स, हमारी वाइन्स, हमारी आर्टरीज, हमारा हार्ट,
हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सब हमारा मास है। जितना भी मटेरियल बॉडी के अंदर होता है वो उसका मास होता है। चलिए अभी देखते हैं इसमें क्या होता है, इसमें क्या पढ़ा हुआ है। वी हैव लर्नड द प्रीवियस चैप्टर दैट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि जो हमारा मास होता है वो किससे मेजर किया जाता है, इनर्शिया से। वी हैव ऑल्सो लर्नड दैट ग्रेटर द मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया। हमने भी पढ़ा अगर मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। इट रिमेन्स द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ, द मून और इवन इन द आउटर स्पेस। मतलब अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि जो मास है वो हर जगह सेम रहता है, चाहे वो अर्थ पे हो, चाहे मून पे हो, या फिर कहीं भी स्पेस में कहीं भी हो, जो हमारा मास है वो कांस्टेंट रहता है। यही बोला हुआ है ना इसमें। Thus, the mass of the object is constant and doesn't change from place to place. यही मैंने बताया अभी आपको कि जो मास है वो कांस्टेंट रहता है और प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता है। ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज 10.4 वेट। अब मास हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी कि मास एक मटेरियल है। जितना भी मटेरियल या मैटर कह लीजिए बॉडी के अंदर फील्ड होता है वो उसका मास है। एक चीज़ हमने ये पढ़ी कि मास इज विल रिमेन कांस्टेंट एवरीवेयर, इट विल डजंट चेंज, है ना, वो चेंज नहीं होता। ये चीज़ हमने पढ़ी। और हमने क्या पढ़ा कि जो मास है हमारा वो इनर्शिया से मेजर होता है। अगर मास ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने मास के कॉन्सेप्ट में पढ़ी। 10.4 वेट। अब वेट क्या होता है, वेट को भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। व्हाट इज़ वेट? द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ अ फोर्स। मतलब एक फोर्स होती है, वेट एक फोर्स होती है। अब मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ तो वेट इज इक्वल्स टू एफ। जितना एफ होगा उतनी ही वेट होगी। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है वो अर्थ पे 40 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। सो उसका जो वेट होगा वो भी 40 न्यूटन ही होगा, क्योंकि वो फोर्स उतनी लगा रहा है ना। देखो आप समझो कि मान लीजिए किसी पर्सन का जो वेट है वो 60 kg है। वैसे केजी में नहीं होता वेट, बट हम फिर भी केजी में ले लेते हैं। वेट हमेशा न्यूटन में होता है बिकॉज द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, सो अवर द यूनिट ऑफ वेट इज़ ऑल्सो न्यूटन। तो जो वेट होता है वो न्यूटन में होता है। और मान लीजिए एक पर्सन है उसका वेट 60 kg है, तो वो 60 kg की फोर्स तो नहीं लगा रहा है, वो 60 kg की फोर्स नहीं लगा रहा है, क्योंकि वो वेट नहीं है उसका, वो उसका मास है। 60 kg उसका मास है। हमारा वेट कैसे निकलेगा? वेट का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए। वी नो दैट F इज इक्वल्स टू एम ए एंड दैट इज F इज इक्वल्स टू एम जी। और जी के नीचे देखिए वी हैव के बाद वी हैव ना 10.14 और उसके बाद वी हैव लिखा हुआ है। इसके नीचे देखिए वेट इज इक्वल्स टू एम इंटू जी। मतलब वेट किस पे डिपेंड है? मास इंटू जी। वेट का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू जी। अगर मान लीजिए एक पर्सन है, उसका वेट मास 60 kg है। वैसे वेट तो नहीं होता, मास ही होता है। उसका मास 60 kg है, और अगर हम उसको जी से मल्टीप्लाई करेंगे, हम जी को 9.8 भी ले सकते हैं, ये हमने पहले पढ़ लिया है। और हम 10 भी ले सकते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ करके 10 ही आएगा। 10 अगर आपको मेंशन है किसी क्वेश्चन में टेकिंग जी 9.8, सो यू विल अप्लाई as it is mentioned in your question, otherwise you can apply 10। ठीक है। तो वेट इज इक्वल्स टू एम इंटू जी। अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट का मास 60 है, तो उसका वेट कितना होगा? 60 × 10, 600 न्यूटन। हमेशा वेट की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। तो वेट इज इक्वल्स टू 600 न्यूटन। 600 न्यूटन। अब यहाँ पे अगर आप फोर्स भी लगा देंगे ना, F इज इक्वल्स टू 600 न्यूटन, तो वो भी गलत नहीं है। वो भी गलत नहीं है, क्योंकि वेट और फोर्स एक ही चीज़ है। अगर आप यहाँ पे फोर्स की डेफिनेशन भी लिख देते हैं तो वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वेट और फोर्स एक ही चीज़ है। तो अब ये बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कि क्या है इसमें टॉपिक में। वी नो दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स एंड दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन द मास m
of the object and the acceleration due to gravity g। मतलब हमने पढ़ा कि अर्थ जो है वो हर एक ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, और जो ये फोर्स है वो मास पे डिपेंड करती है और जी पे डिपेंड करती है, जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना उस पर डिपेंड करती है। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अ फोर्स विथ विच इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ। मतलब अभी मैंने बोला कि वो फोर्स ही होता है, वेट एक फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट का जिससे वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो आप ये डेफिनेशन मेंशन कर सकते हैं, वेट की डेफिनेशन हो सकती है द वेट एज एन ऑब्जेक्ट इज अ फोर्स विथ विच इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ या फिर टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अ फोर्स विद विच इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। अब ये मैंने आपको बता दिया, वी नो दैट। ओके, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है वो उसका वेट है। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय डब्ल्यू। सब्स्टिट्यूटिंग द सेम इन द इक्वेशन 10.14 वी हैव वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी। मतलब जो इनके सिंबल्स हैं उसके हिसाब से ये इक्वेशंस है, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम इंटू जी। एज द वेट ऑन ऑब्जेक्ट is a force with which is attracted towards the earth, the SI unit of the weight is same as that of force। अगर जो हमारा वेट है वो एक फोर्स है जिससे कि ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो जो हमारी वेट की यूनिट होगी वो बिल्कुल फोर्स की तरह होगी। अभी मैंने आपको बताया ना शॉर्ट में, जब मैंने आपको बताया कि जो हमारी फोर्स की यूनिट होती है वो ही हमारी वेट की यूनिट भी होती है, क्योंकि जो वेट है हमारा वही वाला फोर्स है। ठीक है, वेट हमारा वही फोर्स है जिससे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो क्या होता है, जो हमारी वेट की यूनिट होती है वो बिल्कुल फोर्स की यूनिट की तरह ही होती है, सेम होती है बिल्कुल, दैट इज़ न्यूटन। एन अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर एक ऑब्जेक्ट का मास 60 kg है और वो अर्थ के सेंटर पे खड़ा है, तो उसका जो वेट होगा वो 600 न्यूटन होगा, 60 × 10। या फिर अगर आप 60 को 9.8 से भी मल्टीप्लाई करना चाहें तो वो कुछ पॉइंट्स में आएगा। ठीक है ना, आएगा वो 60 के आसपास ही, 600 का, सॉरी 600 न्यूटन। ठीक है, तो द वेट इज़ अ फोर्स ऑफ एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेट एक फोर्स है जो कि जिससे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड्स, मतलब वो जो फोर्स है वो डाउनवर्ड्स लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है, जिसमें कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बहुत हैं, दोनों चीज़ें उसमें, मैग्नीट्यूड पे डायरेक्शन भी है। वी हैव लर्न दैट द वैल्यू ऑफ जी इज़ कॉन्स्टेंट एट अ गिवन प्लेस। हमने पढ़ा कि एक गिवन प्लेस पे या तो वो पोल पे होगी, इक्वेटर पे होगी, क्योंकि इन दोनों पे अलग अलग होती है, या तो अगर पोल पे है तो हर जगह पोल पे सेम ही रहेगी। Therefore, at a given place, the weight of the object is directly proportional to the mass, say m, of the object, that is, W is directly proportional to the m. It is due to this reason that at a given place, we can use the weight of an object as a measure of its mass. The mass of an object remains same everywhere, that is on the earth or any planet, whereas its weight depend on its location because g depends on location। मतलब जो हमारा मास है वो जो हमारा वेट है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए ये रीज़न है कि हम मास वेट और ऑब्जेक्ट, इसीलिए ये रीज़न है, तभी तो हम बोल देते हैं कि इसका वेट इतना है, इतना केजी बोल देते हैं ना, वैसे तो न्यूटन होती है लेकिन हम बोल देते हैं केजी हैं क्योंकि उससे हम मास को भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, द मास ऑफ द बॉडी ऑब्जेक्ट रिमेन सेम एवरीवेयर, हमेशा हर जगह मास सेम ही रहता है। और जो वेट होता है वो किस पर डिपेंड होता है, अपनी लोकेशन पे डिपेंड होता है, क्योंकि वो जी पे डिपेंड होता है और जी अपनी लोकेशन पे डिपेंड होता है, वो या तो पोल्स पे और इक्वेटर पे अलग अलग होता है जी, तो जो हमारे वेट है वो भी पोल और इक्वेटर पे अलग अलग होता है। ठीक है, सो ओके, तो ये हमारा था। अब ये बस ऊपर यही है कि अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, तो मेरा ऑब्जेक्ट इज मून। एक सेकेंड 10.4.1, दिस इज अवर लास्ट टॉपिक शायद, ये हमारा लास्ट टॉपिक है ना। हाँ, इसके बाद तो वो आ गया थ्रस्ट एंड प्रेशर, जो कि इस साल 2021 एंड 2022 में
कोर्स में नहीं है। बोर्ड की तरफ से ये टॉपिक कट हो गया है और मैं इस साल जो हमारे से सेशन है उसके हिसाब से मैं ये वाला चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। 10.4.1 सो दिस इज अवर लास्ट टॉपिक, वेट ऑन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। मतलब एक ऑब्जेक्ट का वेट मून पे कितना होता है। वी हैव लर्न दैट द वेट ऑन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। हमने पढ़ा कि जो हमारा वेट होता है वो एक फोर्स होता है जिससे कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। इन द सेम वे द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज द फोर्स विद विच इज द मून अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से जो हमारा वेट मून पे होता है वो भी यही होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मून की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। द मास ऑफ द मून इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ। जो हमारा मास होता है मून से वो अर्थ जो हमारा मास होता है मून का वो अर्थ के मुकाबले कम होता है। ड्यू टू दिस द मून एक्सर्ट्स लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स। इसी कारण की वजह से जो हमारा मून है वो कम फोर्स लगा पाता है अट्रैक्शन की, मतलब उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम है अर्थ के मुकाबले। लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी m, let its weight on the moon be wm, let the mass of the moon be mm and its radius be rm। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का मास m लो, स्मॉल m, let its weight उसका वेट लो wm, मतलब weight on moon, let the mass of the moon be m moon, mass of the moon, and the radius of the moon. By applying the universal law of gravitation, the weight of the object on the moon will be w w is equals to gravitational constant mass of the moon into mass of the object upon radius of the moon into square, radius of the moon का square. Let the weight of the same object on the earth will be w earth, weight of the earth. The mass of the earth is capital M and its radius is r. From equations, ये डेरिवेशन है और इससे मैं आपको बता दूं आप लर्न भी कर सकते हैं। जो हमारी ग्रेविटी होती है जी, जैसे कि हमारी अर्थ पे जो जी होती है वो तो 9.68 होती है, या फिर हम उसको क्या ले सकते हैं, या फिर उसको हम 10 ले सकते हैं। लेकिन मून पे ऐसा नहीं होता, जो हमारी अर्थ में होती है तो 9.8 होती है, या फिर 10 ले लेंगे हम। लेकिन मून पे ऐसा नहीं होता। मून पे जो होती है, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, जो मून की ग्रेविटी होती है ना वो अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 होती है, 1/6 होती है। और वेट भी उसका 1/6 होता ही है। किसी ऑब्जेक्ट का अगर मून ऑब्जेक्ट का मैं आपको बता दूं, किसी ऑब्जेक्ट का अगर जो हमारा किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो अर्थ पर 10 है, 10 न्यूटन, तो जो मून पे वेट होगा ना वो कितना होगा, सिंपली डिवाइड कर लीजिए, 10/6 कर लीजिए, क्योंकि जो वेट होता है अर्थ होता है उसके 1/6 होता है, तो 10/6 कर लीजिए। जो भी आंसर आया है वो भी हमारा वेट ऑफ द मून है, ठीक है। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, नॉट वेट ऑफ द मून, ठीक है। तो हमारी जो ग्रेविटी होती है वो भी 1/6 होती है, और ऐसे ही हमारा जो वेट होता है मून पे वो भी अर्थ के वेट के मुकाबले 1/6 होता है, अर्थ की वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के मुकाबले। तो ये हमारा टॉपिक था, लास्ट टॉपिक, जो कि आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और बस अब ये तो थ्रस्ट और प्रेशर आ गया है जो कि मुझे एक्सप्लेन नहीं करना है फ़िलहाल के लिए। सो दैट्स अवर चैप्टर। आई होप you all are able to understand what I am explain to you, what I have explained to you. So if you like my explanation, so please do subscribe my channel, and please like also my videos, and please share my videos also. That's all for today video. I will meet you in the next video for my next topic. Till then, bye bye. One more thing फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी NCERT न्यूमेरिकल्स चाहिए विद ब्लू क्वेश्चंस, सो प्लीज़ कमेंट मी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन, बाय बाय।